हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों। मैंने आप लोगों को एक सीख दी थी जो कि गॉस का नियम और इलेक्ट्रिक फ्लक्स से थी। तो उसी सीट के क्वेश्चंस को आज मैं सॉल्व कराने वाला हूं। और ये जो सीट है ये हिंदी में है, इंग्लिश में भी इन क्वेश्चंस को मैं प्रोवाइड करा दूंगा। तो जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के होंगे और इस वीडियो को देखेंगे उनके लिए भी ये सूटेबल वीडियो होगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, इसके सॉल्यूशंस को हम देखने वाले हैं। ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है जो कि 12th में हैं, साथ ही साथ जो बच्चे नीट या आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन करने वाले हैं या कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो प्यारे बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है आप लोगों के लिए, तो इसको ध्यान से देखेंगे। चलिए एक एक क्वेश्चन इसके सॉल्व करते जाएंगे हम लोग। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए क्वेश्चन को मैं हिंदी में बोल रहा हूं, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हों वो इंग्लिश में भी इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो चलिए, चित्र में दर्शाए अनुसार ए भुजा के किसी वर्ग के केंद्र से ठीक a/2 ऊंचाई पर एक आवेश क्यू रखा है, इस वर्ग से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा। प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, साथ ही साथ एचसी वर्मा बुक से भी ये क्वेश्चन मिलता है। एचसी वर्मा बुक में भी ये क्वेश्चन है। तो चलिए प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पे एक वर्ग है, एक वर्ग मैं यहाँ पे बना रहा हूं। ये मैंने एक वर्ग बनाया प्यारे बच्चों, ये एक यहाँ पे वर्ग है, ठीक है। इसकी साइड ए है, इसकी साइड है प्यारे बच्चों ए, ये इसकी साइड है। अब कुछ लोग तो ये कहेंगे कि यहां पर ये जो फिगर है ये वर्ग टाइप का नहीं दिख रहा है, लेकिन ये मान के चलिए कि ये ऐसा आपको इसलिए दिख रहा है कि जिस प्लेन में हम इसको बना रहे हैं, यानी इस बोर्ड के प्लेन में बना रहे हैं, तो ये उस प्लेन पर इसका तल नहीं है बल्कि ऐसा है। अपना प्लेन बोर्ड का ऐसा है, इसका तल ऐसे, ठीक है, ऐसे, मतलब बाहर अंदर ऐसे, ऐसे इसका तल है, इसलिए आपको ऐसे दिखाई दे रहा है। प्यारे बच्चों, इसके सेंटर से a/2 हाइट पर, इसके सेंटर से a/2 हाइट पर एक आवेश Q रखा हुआ है। इस Q आवेश के कारण इस वर्गाकार तल से कितना फ्लक्स गुजरेगा ये हमसे पूछा गया है। तो चलिए देखेंगे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। प्यारे बच्चों, ऐसे क्वेश्चन को हम लोग गॉस के नियम से सॉल्व करते हैं। गॉस का नियम क्या कहता है कि किसी बंद पृष्ठ से या किसी क्लोज्ड सरफेस से गुजरने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो उस क्लोज सरफेस के अंदर के आवेश अपान एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है। इसको जरा इधर समझ लें। मान लीजिए कोई क्लोज सरफेस है और उसके अंदर जो आवेश है, जो चार्ज है, वो क्यू इन है। थोड़ी देर के लिए मैं ऐसे लिख देता हूं, क्यू इन। क्यू इन का मतलब क्या है? इनसाइड, यानी अंदर का आवेश, इनसाइड, ठीक है। तो मान लीजिए कि क्लोज सरफेस के अंदर जो आवेश है वो क्यू इन है, ठीक है। अपान में एप्सिलॉन नॉट कर दो, तो ये जो टोटल वैल्यू होगी ये उस क्लोज सरफेस से गुजरने वाली इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू होगी, ठीक है। तो ये गॉस का रूल कहता है। अब इसके रूल से हम यहां पर इस वर्गाकार तल से गुजरने वाले फ्लक्स को निकालेंगे। अब समस्या यहां पर ये है कि ये जो चार्ज है वो इस तल से क्लोज्ड नहीं है, जबकि गॉस का नियम क्या कहता है कि ये क्लोज सरफेस के अंदर का आवेश है, ठीक है। तो क्लोज सरफेस के अंदर का आवेश है, लेकिन यहां पे ये सरफेस इसको क्लोज नहीं कर रहा है, इसलिए डायरेक्टली यहां पर ये फार्मूला यहां पर अप्लाई नहीं कर सकते प्यारे बच्चों। अब इसको जरा समझ लो। मान लीजिए हमने कोई क्लोज सरफेस ले ली, हम थोड़ी देर के लिए यहां पर एक क्यूब ले लेते हैं, एक क्यूब यहां पर ले ली जाए थोड़ा सा समझने के लिए, ठीक है। ये प्यारे बच्चों हमने कोई क्यूब ले लिया। अब मान लीजिए इसके सेंटर पे एक आवेश क्यू रखा हुआ है, इसके सेंटर पे। तो इससे, यानी इस क्यूब से या इस पूरे क्लोज सरफेस से कितना फ्लक्स गुजरेगा, अगर ये निकालना हो तो बड़ा ही आसान है। गॉस के रूल से डायरेक्टली हम इसको निकाल सकते हैं। क्योंकि ये जो क्यूब है इस क्यूब से घिरा हुआ है, इस क्लोज सरफेस के अंदर का आवेश है, तो हम क्यू इन की जगह पे रख देंगे क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। ये जो है
इतनी वैल्यू का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो इस क्यूब से गुजरेगा या इस क्लोज सरफेस से गुजरेगा। ठीक है, अब यहां पर एक चीज और देख लो, अगर यही आवेश यहां पर होता तो इस क्यूब से कितना फ्लक्स गुजरता या इस क्लोज सरफेस से कितना फ्लक्स गुजरता, तो वही यही गुजरता, क्योंकि गॉस के नियम में ये कहीं नहीं कहा गया कि जो चार्ज है वो सेंटर पर ही होना चाहिए, ऐसा नहीं कहा गया, बस ये बोला गया कि क्लोज सरफेस के अंदर होना चाहिए, है ना। तो क्लोज सरफेस के अंदर हो, कहीं पर भी हो, तो जो उस सरफेस से गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो ऐसे ही लिखा जाएगा। अब यहां पर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक चीज यहां पर अगर पूछा जाए, देखिए अगर यहां पर ये पूछ लिया जाए कि इसके किसी एक सरफेस से या एक फलक से कितना फ्लक्स गुजरेगा, तब हम कैसे इसका आंसर देंगे। तो देखिए अगर ये सेंटर पर होता, अगर ये सेंटर पर होता तो सभी फलकों के लिए इसकी जो स्थिति है वो सेम तरह की है, सेम कंडीशन पर ये मिलेगा आपको, ठीक है। या मैं कहूं कि सभी फलकों के लिए इसकी स्थिति सममित होगी, है ना। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि इस पूरे क्लोज सरफेस से अगर इतना फ्लक्स गुजरा है तो किसी एक सरफेस से अगर हम बात करें तो कितना गुजरेगा, तो क्यूब में ऐसी 6 फलकें होंगी तो सभी में बराबर बराबर गुजरा होगा। तो प्यारे बच्चों हम 1/6 कर दें इस वैल्यू का, यानी कि इतना, तो इतनी वैल्यू का फ्लक्स किसी एक सरफेस से गुजरेगा, ठीक है। कब, जब सभी फलकों के लिए इसकी स्थिति सममित हो, ठीक। लेकिन अगर हम चार्ज यहां वाला ले लें, तब किसी एक फ्लक्स से गुजरने वाला फ्लक्स पूछे, तब हम इसका आंसर नहीं बता पाएंगे। हम पूरे क्लोज सरफेस से गुजरने वाले फ्लक्स की वैल्यू तो बता देंगे, वो तो Q/ε0 होगी, लेकिन यहां पर अगर ये पूछ ले कि किसी एक फलक से या एक सरफेस से गुजरने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो कितना होगा, तब आप इसका ये आंसर नहीं दे सकते, क्योंकि इस आंसर के लिए यहां पर सिमेट्रिकल कंडीशन होना जरूरी है, सममित कंडीशन होना जरूरी है। तो प्यारे बच्चों यहां पर यह भी ध्यान देना कि पूरे क्लोज सरफेस से अगर हमें पूछता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना तो बड़ा ही आसान है, Q इनक्लोज्ड अपॉन ε0। किंतु अगर किसी एक पार्ट से पूछ ले तो वहां पर सिमेट्री होना बहुत जरूरी होता है। तो प्यारे बच्चों सिमेट्री का भी हम ध्यान देंगे यहां पर। अब देखिए यहां पर अभी यहां पर इस सरफेस से ये क्लोज्ड ही नहीं है, तो सबसे पहले इसको क्लोज करें और इस तरीके से इसको क्लोज करें प्यारे बच्चों की सिमेट्रिकल कंडीशन भी बनती नजर आए यहां पर। तो यहां पर एक चीज देखिएगा, ये ए साइड का स्क्वायर है, ऐसे रखा हुआ है, और इसके सेंटर से देखिए ऐसा अपना क्यूब है, ऐसा अपना क्यूब, सॉरी ऐसा अपना स्क्वायर है, उसके सेंटर से a/2 हाइट पर ये क्यू रखा हुआ है। तो एक काम करें, ऐसा ही सरफेस इस क्यू के ऊपर लगा दें, ऐसा ही सरफेस कहां पर सममित भी होना चाहिए, तो a/2 नीचे से हाइट थी इस सरफेस से, तो इस सरफेस से ये जो दूसरा सरफेस ऊपर लगाया है वहां से भी इस क्यू की डिस्टेंस a/2 ही हो, तो a/2 यहां पर ऊपर लगा दिया, यानी कि देखिए a/2 हाइट, ये यहां से a/2 हाइट नीचे था, तो a/2 हाइट पर ऊपर यहां पे एक ऐसा ही स्क्वायर और लगा दिया, ठीक। तो a/2 ऊपर यहां पे लगा दिया और यहां पे एक नीचे लगा हुआ है। अब करें एक काम कि एक इधर से लगा दे, एक इधर से लगा दे, और एक इधर से लगा दे, एक इधर से लगा दे, तो ये पूरा घिर जाएगा और यहां पे एक क्यूब बन जाएगा ए साइड का एक क्यूब बन जाएगा। और अगर हम ध्यान से देखें तो ये बिल्कुल सिमेट्रिकल कंडीशन पर होगा, ये बिल्कुल उसके सेंटर पर होगा प्यारे बच्चों, ठीक है। देखिए ये इसके सेंटर से a/2 हाइट पर है और ऊपर वाले से भी सेंटर से a/2 नीचे होगा, इधर से भी, इधर जो सरफेस होगी उसके सेंटर से a/2 डिस्टेंस पर इधर होगा, इधर वाले के सेंटर से a/2 डिस्टेंस पर इधर, ऐसे ही इधर से और ऐसे ही इधर से। तो प्यारे बच्चों बिल्कुल सेंटर पर ये नजर आएगा और एक क्यूब बन जाएगा। तो उस पूरे क्यूब से कितना फ्लक्स गुजरेगा, तो जो क्यूब है उसके लिए तो एक क्लोज सरफेस हो गया, क्यूब कैसा है, एक क्लोज सरफेस बन जाएगा और इसके सेंटर पर है, तो क्लोज सरफेस के अंदर का ये आवेश है टोटल क्यूब, तो पूरे क्लोज सरफेस से गुजरने वाला फ्लक्स तो Q/ε0। अब किसी एक सरफेस से गुजरने के लिए पूछ रहा है हमसे, ये किसी एक वर्ग से पूछ रहा है, और ऐसे कितने वर्ग हैं क्यूब में, 6 वर्ग, तो किसी एक से पूछ रहा है और बिल्कुल सेंटर पर है, तो सिमेट्रिकल कंडीशन भी है। तो प्यारे बच्चों 1/6 कर दे इस वैल्यू का, यानी कि यहां से इतनी फ्लक्स गुजरेगा, इतनी वैल्यू का फ्लक्स यहां से गुजरेगा। तो प्यारे बच्चों आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
चलिए पढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखेंगे क्वेश्चन क्या है। S1 व S2 दो संकेंद्रीय खोखले गोले जिनसे चित्रानुसार आवेश परिबद्ध हैं। S1 व S2 से गुजरने वाले फ्लक्स का अनुपात क्या होगा। तो प्यारे बच्चों इसको देखो, यहाँ पे दो सरफेसेस आपको दी गई हैं, स्फेरिकल सरफेसेस हैं ये। एक ये सरफेस है, S1 नाम दे दिया गया। एक और सरफेस है यहाँ पे, ये भी स्फेरिकल सरफेस है और इसको नाम दिया गया प्यारे बच्चों S2, है ना। ये स्फेरिकल सरफेस है, ठीक है, ये स्फेरिकल सरफेस है। तो यहां पे इसका नाम दे दिया गया S2। अब इसके अंदर आवेश या चार्ज Q दिखाया गया है और यहां पे एक चार्ज 2Q दिखाया गया है। हमसे कह रहा है कि इन दोनों सरफेसेस से गुजरने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उनका अनुपात क्या होगा या उनका रेशियो क्या होगा। तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। अभी हमने गॉस रूल से देखा कि किसी क्लोज सरफेस से घिरा हुआ आवेश अगर पता हो तो उस क्लोज सरफेस से गुजरने वाला फ्लक्स को निकालना बड़ा ही आसान होता है। तो चलिए S1 से गुजरने वाला फ्लक्स कितना हो जाएगा। तो S1 से कितना क्लोज्ड है आवेश, कितना उसके अंदर आवेश है वो देखना है। S1 के केवल अंदर का आवेश, इसके बाहर के आवेश से हमें मतलब नहीं, ठीक है। तो S1 के अंदर कितना आवेश है उसको देखो, तो S1 से गुजरने वाला फ्लक्स मिल जाएगा। तो S1 के लिए अगर हम देखें तो इससे जो घिरा हुआ आवेश है वो Q है अपान एप्सिलॉन नॉट। तो ये S1 से गुजरने वाला फ्लक्स हो गया। अगर हम S2 से पूछे तो S2 के अंदर कितना आवेश है वो देख लो। तो प्यारे बच्चों इसके अंदर कितना आवेश है, तो देखें तो ये पूरा ये सरफेस है, तो इसके अंदर जितना भी आवेश दिखाई दे रहा है उसको पूरे को लेना है। जैसे 2Q है और इस Q को देखें तो ये इसी के अंदर ही तो आ रहा है। अगर हम इसकी बात कर रहे थे तो ये यहां तक था, तो जो 2Q था वो इस वाले सरफेस से बाहर था, इसलिए इसको यहां पर नहीं लिया। लेकिन अगर हम देखें इस 2Q को तो वो तो इसके अंदर था ही, साथ ही साथ ये Q ये भी इसके अंदर ही आ रहा है। तो इसके लिए जो टोटल आवेश है वो 2Q प्लस Q यानी 3Q हो गया अपान एप्सिलॉन नॉट। ये जो वैल्यू है वो S2 से गुजरने वाले फ्लक्स की वैल्यू है। अब इन दोनों का रेशियो चाहिए तो बड़ा ही आसान है, निकाल लीजिए ये अपान ये, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, Q से Q कैंसिल, 1/3 या 1/3, ये रहेगा इसके लिए आंसर। तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन था। चलिए प्यारे बच्चों अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए प्यारे बच्चों अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन नीट वाले बच्चों के लिए साथ ही साथ IIT वाले बच्चों के लिए, दोनों प्रकार के बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन जेईई मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए IIT वालों के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ ही साथ ऐसा एक क्वेश्चन नीट में भी पूछा गया है, इसलिए नीट वाले बच्चों के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस क्वेश्चन में इंटीग्रेशन का यूज है, जहाँ पर इंटीग्रेशन का यूज हो जाता है वहाँ पे क्वेश्चन अपने आप इंपॉर्टेंट हो ही जाता है। और प्यारे बच्चों ये जो क्वेश्चन है इसी पैटर्न पर कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, नीट में भी और जेईई में भी, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखेंगे। चलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन को पढ़ते हैं। माना कि रो आर इक्वल क्यू आर अपान पाई r⁴ आर त्रिज्या के एक ठोस गोले में आवेश का वितरण बताता है, जिस पर कुल आवेश Q है। गोले के केंद्र से गोले के भीतर r1 दूरी पर एक बिंदु P है। इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण है। तो चलिए प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को एक बार बोर्ड में भी मैं आपको समझा देता हूं, फिर हम इसका सलूशन देखेंगे। देखिएगा यहाँ पर इन्होंने कहा है कि ये कैपिटल R त्रिज्या का गोला है, तो यहाँ पर हम एक गोला बना लेते हैं कैपिटल R त्रिज्या का। ये हमने समझने के लिए गोला बना लिया। इसकी त्रिज्या प्यारे बच्चों आपको बताई गई है कैपिटल R। ठीक, इस पर जो चार्ज है वो टोटल चार्ज आपको कैपिटल Q बताया गया है, और चार्ज इस पर किस तरीके से वितरित है उसके लिए यहाँ पर चार्ज डेंसिटी आपको इस तरीके से बताई गई है। यहाँ पर इसकी चार्ज डेंसिटी में यहाँ पर लिख देता हूँ, ρ r इक्वल Q r पाई r⁴। तो इस तरीके से यहाँ पे इसके लिए चार्ज डेंसिटी बताई गई है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो चार्ज डेंसिटी है वो r का फंक्शन है, यानी r के साथ साथ ये चार्ज डेंसिटी चेंज हो रही है, ठीक है, बदल रही है। जैसे जैसे हम सेंटर से दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे यहाँ पर चार्ज डेंसिटी बदलेगी। आप देख सकते हो कि r 0 रखने पर जो चार्ज डेंसिटी की वैल्यू है वो 0 मिलेगी, यानी सेंटर पर कोई चार्ज नहीं है। अब जैसे जैसे हम r की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, यानी जैसे जैसे ऐसे जाते जाएंगे सेंटर से दूर, वैसे वैसे ये चार्ज डेंसिटी की वैल्यू बढ़ती जा रही है। यानी कि एक बात यहाँ से समझ सकते हैं कि इधर सेंटर की तरफ जो चार्ज का कंसंट्रेशन है वो कम होगा और बाहर की ओर बढ़ते हुए इधर चार्ज का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा प्यारे बच्चों,
ठीक है, तो यहाँ पे चार्ज डेंसिटी लगातार चेंज हो रही है। अब हमसे यह कहा गया है कि इसके सेंटर से किसी डिस्टेंस r1 पर मान लीजिए कोई पॉइंट है, ये मान लीजिए r1 पर कोई पॉइंट है, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा, या हमसे ये कहा गया कि सेंटर से r1 दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा। ठीक, तो प्यारे बच्चों r1 दूरी पर ये कोई पॉइंट मैंने ले लिया, तो इस पॉइंट पर मान लीजिए मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बताना है। तो ये हमारा क्वेश्चन था, आप लोग समझ गए। अब प्यारे बच्चों ऐसा डेरिवेशन हमने किया हुआ है क्लास में, क्या रहा इसमें डेरिवेशन, अगर हमारे पास ऐसा एक गोला हो जिसके अंदर सब जगह चार्ज बिखरा हुआ हो, तो उसके अंदर किसी डिस्टेंस r पर, उसके सेंटर से किसी डिस्टेंस r पर अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड चाहिए होता था, तो वो मिला था प्यारे बच्चों ρr/3ε0। ऐसा ही एक्सप्रेशन आपको मिला था। लेकिन ये कब के लिए था, ये तब के लिए था जब चार्ज हर जगह एक समान रूप से वितरित हो, यानी जो रो है वो चेंज ना हो, तब के लिए था। यहां पर जो रो है वो वेरी कर रहा है लगातार, इसलिए यहां पर इस फार्मूले से इसका रिजल्ट नहीं निकाल सकते। अगर किसी ने इसका आंसर दिया, क्या दिया, r की जगह पे r1 रख दो, क्योंकि r1 पर पूछ रहा है, तो किसी ने इसका आंसर अगर इतना दिया तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो रो है वो कांस्टेंट नहीं है प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन का यूज होगा, और चूंकि इंटीग्रेशन का यूज हो रहा है इसीलिए ये इंपॉर्टेंट भी है। तो चलिए प्यारे बच्चों देखेंगे कि इसको कैसे सॉल्व करना है। तो एक चीज देखिए, यहाँ पर सबसे पहला क्या रूल था, हम लोगों ने कई बार ऐसे क्वेश्चन किए और डेरिवेशन जब किए तो तब भी आपने देखा होगा, क्या नियम होता है कि जिस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है उस पॉइंट से होता हुआ एक गॉसियन सरफेस लेना है। अब गॉसियन सरफेस किस कंडीशन में कैसा लेना है ये मैं आपको बता चुका हूं, जरा दिमाग लगाइएगा कि अगर चार्ज डेंसिटी इस तरीके से है, अगर चार्ज डेंसिटी ऐसे है, तो यहाँ पे जो गॉसियन सरफेस है वो हमें कैसा लेना चाहिए। तो प्यारे बच्चों मैं यहाँ पर गॉसियन सरफेस ले रहा हूं, यहाँ पर स्फेरिकल सरफेस ली जाएगी, ठीक है, यहाँ पर स्फेरिकल सरफेस प्यारे बच्चों ली जाएगी, ठीक है। अब आप लोग दिमाग लगाइएगा कि यहाँ पर स्फेरिकल सरफेस क्यों लिया गया। हमने डेरिवेशंस भी किए, क्वेश्चंस भी किए, और यहाँ पर भी काफी आसान है समझना। मैंने बताया कि कैसे समझते हैं, कैसे जानते हैं कि कैसा गॉसियन सरफेस कहाँ पर लेना है, तो जरा आप समझ लेना। अब यहाँ पे ऐसा गॉसियन सरफेस लिया, क्या है ये एक स्फीयर ही है प्यारे बच्चों, ये एक स्फेरिकल सरफेस ही है, ठीक है। तो हमने यहाँ से एक स्फेरिकल सरफेस ले लिया। अब दूसरा स्टेप हमारा क्या होता था, तो दूसरा स्टेप प्यारे बच्चों ये होता है कि इस गॉसियन सरफेस में छोटा सा पार्ट हम लेंगे, एक छोटा सा एरिया हम लेंगे, डीए, बहुत ही छोटा सा। और अगर हम देखें तो इसको डीए को अगर हम देखें तो डीए वेक्टर प्यारे बच्चों ऐसे होगा। हमने कई बार ऐसे क्वेश्चंस और डेरिवेशंस किए हैं, आप लोगों को पता भी होगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे एक छोटा सा एरिया लिया और उसका एरिया वेक्टर ऐसे रहेगा। अब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी इस पॉइंट पर, तो वहां पे अगर आप ध्यान से सोचोगे, जिस तरीके से मैंने बताया था कि कैसे आप सोच सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होनी चाहिए, तो चार्ज डेंसिटी अगर इस तरीके से है कि यहां से ऐसे बढ़ती जा रही है और सब जगह चूंकि सेम तरीके से बढ़ेगी, सब तरीके से, सब चारों तरफ, सिर्फ एक तरफ नहीं कि यहाँ पे कम है इधर ज्यादा है तो इधर ज्यादा इधर कम हो, नहीं, अगर इधर कम इधर ज्यादा जिस तरीके से बढ़ेगा उसी तरीके से इधर भी आओगे तो कम और ज्यादा इधर बढ़ेगा, कम से ज्यादा की ओर बढ़ेगा, कम से ज्यादा की ओर, चारों तरफ, ठीक है। तो एक सी कंडीशन सब जगह मिलेगी। तो अगर इस हिसाब से हम देखें तो प्यारे बच्चों यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऐसे आएगी। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड में ई मान लूं तो डी है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन प्यारे बच्चों एक ही मिल रही है और इसका मैग्नीट्यूड ई है। ऐसा हमने डेरिवेशन में भी किया हुआ था। अब प्यारे बच्चों अगला स्टेप क्या होता है, तो इस छोटे से पार्ट से गुजरने वाले फ्लक्स को देखो। तो इस छोटे से पार्ट से गुजरने वाले फ्लक्स को अगर हम देखें तो कितना होगा प्यारे बच्चों, तो ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, यही होगा इस छोटे से पार्ट से गुजरने वाला फ्लक्स, बिल्कुल यही होगा। लेकिन अगर मुझे इस पूरे क्लोज सरफेस से गुजरने वाला फ्लक्स चाहिए हो तो क्या करें, इसको इंटीग्रेट कर दें पूरे क्लोज सरफेस के लिए, तो ये पूरे क्लोज सरफेस से गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों पूरे क्लोज सरफेस से गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम गॉस के नियम से काफी आसानी से निकाल सकते हैं। तो गॉस का नियम क्या कहता है कि पूरे क्लोज सरफेस के अंदर का जो आवेश है उसको ले लो, अपान में एप्सिलॉन नॉट रख लो, तो पूरे क्लोज सरफेस से गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल जाएगा। तो प्यारे बच्चों थोड़ी देर के लिए मैं ये मान लेता हूं कि इस पूरे क्लोज सरफेस के अंदर टोटल जो चार्ज है वो क्यू इन है, ये थोड़ी देर के लिए मैं मान लिया, ठीक है। तो क्यू इन अपान एप्सिलॉन नॉट, ये इससे गुजरने वाला टोटल फ्लक्स हो जाएगा, जो कि इतना हमने अभी देखा था। अभी हमने देखा कि टोटल फ्लक्स इतना होगा और इसको गॉस के रूल से हम इतना लिख सकते हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए।
है ना। अब प्यारे बच्चों इसको अगर हम सॉल्व करें आगे तो आप देखोगे ई और डी ए के बीच का एंगल 0 है, तो इसको आगे हम सॉल्व करें तो ई डी ए कॉस 0 इक्वल क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब cos 0 की वैल्यू 1 हो गई, और अगर हम ऐसे तमाम जो डीए बनेंगे, तमाम या बहुत सारे जो डीए मिलेंगे या जो इनफाइनाइट डीए प्यारे बच्चों मिलेंगे, उन सभी के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, क्योंकि यहां से R1 दूरी पर हम देख रहे हैं, यहां से भी R1 दूरी होगी, यहां से भी R1, हर जगह R1 दूरी पर ही होगी, और सभी जगह जो चार्ज है उस पैटर्न है बिखरने का उसका एक जैसा है। ठीक है, पैटर्न जो बिखरा हुआ है चार्ज का वो चारों तरफ एक ही जैसा मिल रहा है। इसलिए प्यारे बच्चों हर एक R1 डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। तो हर एक डीए के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम है, इसको इसलिए कांस्टेंट की तरह यहां पर हम मान सकते हैं, और कांस्टेंट को जो इंटीग्रेशन है उससे बाहर हम निकाल सकते हैं। तो प्यारे बच्चों इसको कांस्टेंट की तरह यहां पर लिया जा सकता है, इसलिए इसको इंटीग्रेशन से बाहर हमने निकाल लिया। अब यहां पे अंदर क्या बचा, तो सिर्फ ये प्यारे बच्चों। ठीक है, अब यहां पे ये डीए है और इसका हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं पूरे क्लोज सरफेस के लिए, तो पूरे क्लोज सरफेस का एरिया निकल जाएगा, और कितना होगा, तो R1 रेडियस है और ये एक स्फेरिकल सरफेस होगी, इसलिए प्यारे बच्चों इसका जो सरफेस एरिया आ जाएगा वो 4 पाई R1 स्क्वायर, है ना, 4 पाई R1 स्क्वायर इज इक्वल क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो प्यारे बच्चों ये एक एक्सप्रेशन हमने यहाँ पर प्राप्त किया। अब यहाँ पे अगर हमें क्यू इन पता चल जाता तो इसका आंसर निकालना आसान है। हमें ई की वैल्यू निकालनी है तो इस पार्ट को इसके नीचे ले जाएंगे और आंसर निकल जाएगा, लेकिन क्यू इन यहाँ पर पता ही नहीं। अगर यहाँ पर चार्ज एक समान रूप से वितरित होता तो काफी आसान होता निकालना। हम चार्ज डेंसिटी रो रख लेते इनटू बी, यही तो चार्ज होता है, ये फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, ये फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, तो क्यू कितना हो जाएगा, तो रो इंटू वी। ठीक है, तो अगर चार्ज डेंसिटी एक सी होती या चार्ज पूरे में एक समान रूप से वितरित होता तो यहां पे इस फार्मूले से आंसर निकल जाता कि कितना क्यू इनक्लोज्ड है या कितना क्यू इनसाइड है। ठीक है, या कितना इस सरफेस के अंदर चार्ज है। कैसे निकल जाता, हम रो निकाल लेते इनटू वॉल्यूम कितना, वॉल्यूम उतने का जिसके अंदर का हम चार्ज देखना चाहते हैं, यानी इस स्फीयर के अंदर का चार्ज, तो इस स्फीयर का वॉल्यूम यहां पर रख लेते। लेकिन यहाँ पे चार्ज डेंसिटी एक सी बनी ही नहीं है, एक समान रूप से यहाँ पे चार्ज वितरित नहीं है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे रो पूरे वॉल्यूम के लिए कांस्टेंट नहीं है, इसलिए यहाँ पे ये फार्मूला डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते। तो चलिए अब कैसे क्यू इन निकालेंगे ये देखेंगे। इस रिजल्ट को मैं थोड़ा किनारे पर लिख लेता हूँ और फिर हम इसको मिटा करके यहीं पर क्यू इन क्लोज निकालेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों इस रिजल्ट को मैंने यहाँ पे लिख लिया ये। अब हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं, तो देखिए इसको थोड़ी देर के लिए मैं मिटा देता हूं। अब देखिए कैसे हम इसके अंदर का चार्ज निकालेंगे। तो इसके लिए पहले बच्चों एक काम ये करना पड़ेगा, इसको अब हम गॉसियन सरफेस को थोड़ा सा मिटा देते हैं, या हम इसी में कर लेते हैं, अगर आप समझ पाओ। चलिए इसी में कर लेते हैं। हम एक काम कर लेते हैं, हम किसी डिस्टेंस r पर चल के एक dr चौड़ाई का स्फेरिकल सेल यहां पर ले लेते हैं। ये एक dr चौड़ाई का स्फेरिकल सेल है, इसकी चौड़ाई कितनी है, तो dr। ये जो छोटी सी इसकी चौड़ाई मिल रही है, ये जो चौड़ाई है इसकी, ये प्यारे बच्चों dr है, और इसके लिए जो रेडियस है वो r है। तो ये एक स्फेरिकल सेल है r रेडियस का, स्मॉल r रेडियस का, जिसकी चौड़ाई dr है। तो प्यारे बच्चों एक चीज देखिएगा, अगर हम देखें यहां पर कितनी चार्ज डेंसिटी होगी, r दूरी पर चलकर कितनी चार्ज डेंसिटी होगी, तो चार्ज डेंसिटी पे हम जिस यहां सेंटर से जितनी डिस्टेंस पर हो वही वैल्यू यहां पर रख दें। तो चूंकि हम r पर ही ले रहे हैं तो r की जगह पर r ही रखेंगे, तो यहां पर जो चार्ज डेंसिटी होगी वो इतनी ही होगी। तो यहां पे जो चार्ज डेंसिटी है वो प्यारे बच्चों इतनी ही बनी हुई है। ठीक है, यहाँ पे r आपको लिखना हो तो लिखो, नहीं लिखना हो तो ना लिखो, लेकिन इधर की वैल्यू बिल्कुल वैसे ही लिख देना जैसे यहाँ पर लिखा है। अब देखिए यहाँ पर ये चार्ज डेंसिटी है। अब अगर हम यहां से यहां तक आए, यानी कि dr डिस्टेंस चले, तो हम इस dr डिस्टेंस के लिए रो को कांस्टेंट मान सकते हैं, क्योंकि ये dr बिल्कुल टेंडिंग टू 0 है, जितना छोटा से छोटा हम ले सके। तो ये बहुत ही छोटा है, बिल्कुल टेंडिंग टू 0, इसलिए इस छोटी सी डिस्टेंस के लिए हम ऐसा मान सकते हैं कि जो रो है वो चेंज नहीं हुआ, या कहें कि r ही चेंज नहीं हुआ, क्योंकि हमने बहुत छोटी सी डिस्टेंस चली। तो इस छोटी सी डिस्टेंस के लिए r को कांस्टेंट मान सकते हैं।
तो प्यारे बच्चों, इस छोटी सी डिस्टेंस पर चल के, यानी इस छोटी सी चौड़ाई पर जितना चार्ज होगा, अगर उसको निकालना हो तो ये हम डेंसिटी यूज कर सकते हैं। ठीक है, वहां पे ये फार्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो वॉल्यूम बनेगा इस छोटी सी चौड़ाई को लेते हुए, उसके लिए जो रो है वो कांस्टेंट रहेगा और वो इतना रहेगा। तो प्यारे बच्चों, इस छोटी सी चौड़ाई पर कितना चार्ज है अगर ये देखना हो, तो छोटी सी चौड़ाई पर देख रहे हैं, तो इस पर जो चार्ज घिरा हुआ है इस छोटी सी चौड़ाई से, उसको हम छोटा सा चार्ज dq ले लेते हैं। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि छोटा सा चार्ज इससे dq घिरा हुआ है, तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे जो चार्ज डेंसिटी है, यानी ये, उसको इनटू इस छोटी सी चौड़ाई को लेते हुए जो स्फेरिकल सेल बना उसका वॉल्यूम। प्यारे बच्चों, तो वॉल्यूम को कितना लिखूंगा, तो देखिए इसकी चौड़ाई तो आपको मिल रही है dr, इसका एरिया कितना हो जाएगा, तो रेडियस r है, तो एरिया तो यहाँ पर प्यारे बच्चों 4πr², ये एरिया हो गया। तो इतना एरिया है, साथ ही साथ इसकी अगर चौड़ाई का गुणा यहाँ पर कर दे, तो प्यारे बच्चों ये इस चौड़ाई को लेता हुआ जो स्फेरिकल सेल बना है उसका वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर ये इसका वॉल्यूम हो गया, इसको यहाँ पर रख दो। बाय वालों को हो सकता है यहाँ पर दिक्कत आए कि कैसे यहाँ पर ये इसका वॉल्यूम हो गया, हो सकता है, तो वो कोशिश करें एक से अधिक बार ऐसे क्वेश्चंस को ट्राई करें, तभी आएगा। देखिए ऐसा कहीं ऐसा क्वेश्चन नीट में पूछा गया है, तो आप ऐसे क्वेश्चन से बच नहीं सकते, आपको सीखना पड़ेगा अगर आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। और जो जेई के लिए कर रहे हैं, आईआईटी के लिए कर रहे हैं, वो मैथ वाले होंगे और मैथ वालों को काफी आसानी से समझ में आ गया होगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, इसको अब आगे सॉल्व करते हैं। देखिएगा, अब हम क्या करें, हमको सिर्फ dq नहीं चाहिए, इतने से घिरा हुआ चार्ज नहीं चाहिए, हमको तो यहां से यहां तक, यानी जो r1 डिस्टेंस पर जो ये सरफेस मिली थी, इससे टोटल घिरा हुआ आवेश चाहिए। तो ये डिस्टेंस कितनी थी प्यारे बच्चों, यहां से यहां तक r1, तो हमको यहां से यहां तक के टोटल आवेश को चाहिए, हमें सिर्फ इस स्फेरिकल सेल से घिरा हुआ आवेश नहीं चाहिए। तो अब हम इसको इंटीग्रेट करें और लिमिट कहां से कहां तक लगाएं, तो लिमिट लगाएंगे 0 से r1 तक की, समझ गए हैं। तो प्यारे बच्चों, इसको इंटीग्रेट करके लिमिट लगाएंगे 0 से r1 तक। अब देखो इसको सॉल्व कर लो, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे इंटीग्रेशन से हम मान लिए कि q आ गया, यानी इसके अंदर का टोटल आवेश जो है वो q है, और यहाँ पे देखिए क्या आएगा, तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या क्या है उसको पहले बाहर निकालो। अच्छा, पाई से पाई कैंसिल हो रहा है, q4 और r⁴ ये बाहर निकाल लेंगे, ये तो कांस्टेंट की तरह है। क्या इधर मिला, तो r² यानी r³ और इंटू dr, इसको इंटीग्रेट करेंगे और लिमिट 0 से r1। अब प्यारे बच्चों, इसको इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन बहुत ही आसान है। इस 4 को आप इधर रख लो, 4 को इधर रख लो, कोई ये ना सोच ले कि इसके पावर में तो नहीं है 4, इसके पावर में नहीं है, इसके साथ ये गुणे नहीं है, ठीक है, इसलिए आप इसको इधर रख लो तो कोई कंफ्यूज नहीं होगा। अब देखिए इसको इंटीग्रेट करें तो बड़ा ही आसान है, r⁴/4 यही मिलेगा। और प्यारे बच्चों, यहाँ पे अगर हम लिमिट डालेंगे तो ये रख सकते हैं, 4 से 4 कैंसिल, यहाँ पे जो q आ जाएगा बड़ा आसानी से देखा जा सकता है, वो आ जाएगा इतना। तो ये प्यारे बच्चों q इनसाइड हो गया, जो इसके अंदर का चार्ज था, तो q इनसाइड की वैल्यू हो गई इतनी। अब इसको यहाँ पर रख दो, आपका आंसर निकल जाएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा इसको मिटा लेते हैं और इसको यहाँ पर रख के हम आंसर अपना निकाल लेंगे। इसको भी मिटा देते हैं, इसको भी मिटा देते हैं। चलिए इस एक्सप्रेशन को यहाँ पर हम लिखते हैं e4πr1², ये पाई है। अब q इनसाइड की जगह पे लिख दूंगा q r⁴ अपान कैपिटल R⁴, ठीक है। ये हो गया q इन, अपान में ε0 भी है, तो इसको भी प्यारे बच्चों यहाँ पर लिखेंगे। अब r⁴ है, r⁴ है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे r² ही बचेगा, r1² ही बचेगा, ठीक है। 2 बार ये कैंसिल कर लोगे तो r1² ही बचेगा। अब देखो यहाँ पे क्या मिलेगा, e को देखो यहाँ पर। अब हम क्या करें, इस 4π को इसके नीचे ले जाएं, तो q r1⁴ अपान इस 4π को इधर ले लो, ले लिया हमने, इस ε0 को इस 4π के साथ ले लो, और ये जो r⁴ है इस ε0 के बगल में, ठीक है। इतना तो आप सॉल्व कर सकते हो, अब सिर्फ सॉल्व ही करना था, सिर्फ कैलकुलेशन करनी थी, अब इसमें कुछ बचा नहीं था। तो ये रहेगा प्यारे बच्चों इसका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में मिल रहा है। तो आपने देखा कि इसको कैसे सॉल्व करना है। अब ऐसा का ही ऐसा क्वेश्चन आपके सीट में 7वां नंबर क्वेश्चन है, 7th क्वेश्चन, उसको भी मैं यहाँ पर दिखाई दे रहा हूँ, देख लीजिए, जो कि नीट में आया हुआ है। अब नीट में क्वेश्चन आया हुआ है, इसको बिल्कुल इसी तरीके से करना है। यहाँ पे जो चार्ज डेंसिटी है वो प्यारे बच्चों आपको दी गई है
रो इज इक्वल के आर। यहां जो चार्ज डेंसिटी थी वो क्यू आर अपन 4r⁴ था, यहां के आर दे दिया गया। तो कुल मिला के इसकी जगह पे के रख दिया इन्होंने, इसकी जगह पे के रख दिया और स्मॉल आर की जगह स्मॉल आर ही लिख दिया। तो यहाँ पे चार्ज डेंसिटी ऐसे दे दी गई और पूछ लिया गया कि किसी पॉइंट पर अंदर, और वो पॉइंट है अंदर नहीं पूछा गया, गोले के पृष्ठ पर पूछा गया। तो गोले के पृष्ठ पर पूछा गया तो कैपिटल आर डिस्टेंस रेडियस का अगर गोला है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो आर है उसकी वैल्यू क्या रखेंगे, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो R1 है वहां पे कहां तक पूछा गया था, R1 तक के लिए पूछा गया था, यहां कैपिटल R तक के लिए पूछा गया। तो प्यारे बच्चों कैपिटल R पर पूछा गया तो यहां पे कैपिटल R रख दोगे आप लोग, ठीक है, यहां पे क्या रख दोगे, कैपिटल R रख दोगे। तो इसी एक्सप्रेशन से हम आंसर निकाल सकते हैं। अब मैं पूरा इसको सॉल्व नहीं करूंगा, आप लोग इसको जरूर सॉल्व कर लेना, लेकिन मैं इसका आंसर यहीं से निकाल दूंगा क्योंकि दोबारा मैं सॉल्व नहीं करूंगा क्योंकि पैटर्न में तो वही रहेगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहीं पर इसका आंसर निकालेंगे। देख लीजिए यहां पर जो के है वो इसकी जगह पे रखा गया है, तो इसकी जगह पे हम के रख देते हैं। यहां पर देखिए q पाई r⁴, तो q पाई और r⁴ की जगह हम के रख लेते हैं, तो के रख लिया r1⁴ और 4 और एप्सिलॉन नॉट, यही ना, यही हो गया ना, ठीक। तो ये होगा। अब यहां पे एक चीज देखो, यहां पे R1 नहीं लिखना है क्योंकि यहां पे सरफेस पर पूछा हुआ किसी पॉइंट पर, तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस मिली वो कैपिटल R हो गई। तो R1 की जगह पे यहां पर क्या लिखूंगा, कैपिटल R। तो यहां पे जो इसका आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा, ठीक। तो यहां मैंने यहीं से आंसर निकाल दिया है क्योंकि पैटर्न वही रहेगा, आप लोग इसको जरूर अगेन सॉल्व कर लेना। यहां पे इसका जो आंसर होगा वो 4th नंबर ऑप्शन में आपको दिया गया है। ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, तो नीट 2013 में आया हुआ क्वेश्चन था ये। तो देखा आपने, दोनों में पूछे गए, IIT और नीट में ऐसे क्वेश्चन, तो काफी इंपॉर्टेंट है और सिर्फ एक बार नहीं बार बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये पैटर्न है, इसको जरूर पढ़ लेंगे। चलिए प्यारे बच्चों अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए प्यारे बच्चों अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। त्रिज्या r तथा संपूर्ण आवेश स्मॉल q वाले एक समान आवेशित गोले से वैद्युत क्षेत्र E को गोले के केंद्र से दूरी r के फलन के रूप में आरेखित किया गया है, संगत सही ग्राफ कौन सा है। तो प्यारे बच्चों ऐसा क्वेश्चन हमने किया हुआ है, जब हमने क्लास में देखा है, जब हमने इसका डेरिवेशन किया था। अभी बिल्कुल वही है, जब चार्ज जो है हर जगह समान रूप से वितरित हो, वही कंडीशन है। इसके लिए हमने कैसा ग्राफ बनेगा ये हमने देखा हुआ है। तो प्यारे बच्चों अगर इसके सेंटर से किसी डिस्टेंस r पर हमें इसका इलेक्ट्रिक फील्ड देखना हो, तो अभी हमने देखा पिछले क्वेश्चन में कि ये होगा ρr/3ε0। सरफेस पर देखना हो तो kq/r², अगर इसकी त्रिज्या कैपिटल R है तो, ठीक है, सॉरी r²। और इसके बाहर किसी डिस्टेंस r पर देखना हो तो kq/r²। तो इस तरीके से एक्सप्रेशन रहते हैं। तो सरफेस के अंदर किसी पॉइंट के लिए ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, सरफेस पर ये और सरफेस के बाहर ऐसा। तो इसके हिसाब से अगर हम इसका प्यारे बच्चों ग्राफ बनाना चाहें तो बड़ा आसान है, हमने क्लास में भी देखा हुआ इसको। तो इधर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाएं और इसको डिस्टेंस r से लें तो प्यारे बच्चों कैसा ग्राफ बनेगा, जरा देखो अंदर के लिए देखो, 0 से कैपिटल R तक के लिए अगर देखें, यानी यहां से यहां तक अंदर वाले भाग के लिए, तो ऐसा एक्सप्रेशन नजर आएगा। प्यारे बच्चों यहां पर देखो ρ3ε0 ये कांस्टेंट टर्म्स हैं, क्योंकि यहाँ पे एक समान रूप से वितरण की बात की गई है, तो रो कांस्टेंट रहेगा, इसलिए रो भी कांस्टेंट है और 3ε0 तो कांस्टेंट रहेंगे ही। तो थोड़ी देर के लिए मैं इसको लिख लेता हूं m, और r की जगह पे r ही है। तो प्यारे बच्चों ये इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा अंदर के लिए। अब चूंकि y एक्सिस पर हमने E को लिया है, x एक्सिस पर हमने r को लिया है, तो E की जगह पे थोड़ी देर के लिए y और r की जगह थोड़ी देर के लिए x लिख लूं, तो आपको पता चला कि ये y mx का एक्सप्रेशन है, जो कि एक मूल बिंदु से गुजरती हुई सरल रेखा है। तो प्यारे बच्चों मूल बिंदु से गुजरता हुआ एक सरल रेखा यहाँ पर हमने बना लिया, ये बना लिया, और ये कहां तक चलेगा, तो कैपिटल R तक। तो कैपिटल R तक के लिए ये एक्सप्रेशन था प्यारे बच्चों, R कैपिटल R तक के लिए। कैपिटल R पर इसकी जो वैल्यू है वो प्यारे बच्चों यहाँ पर हो जाएगी kq/r²। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये हो जाएगी। इसके आगे ये ऐसे चलेगा तो ये r² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए प्यारे बच्चों ये ऐसे चलेगा आगे के लिए, ऐसे। तो आप देख लेना कि किस में ऐसा ग्राफ दिया गया है। तो काफी आसान सा क्वेश्चन था। चलिए प्यारे बच्चों अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को।
चलिए प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। चित्र में गोलीय गौसीय तल एवं इस पर वितरित आवेश दिखाया गया है। तल पर विद्युत क्षेत्र के फ्लक्स के लिए बताएं कि विद्युत क्षेत्र किस कारण से उत्पन्न होता है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो चित्र है वो इस तरीके से दिखाया गया आपको। यहाँ पर एक चार्ज प्लस Q1, एक दूसरा चार्ज माइनस Q1 और यहाँ पे एक बाहर चार्ज है Q2, ऐसे इस तरीके से दिखाया गया। अब हमसे पूछा गया कि यहाँ जो विद्युत क्षेत्र है वो किस कारण से उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में ये कहा गया कि Q के कारण। ठीक है, यहाँ पे Q लिखा गया, Q आवेश यहाँ पर लिखा नहीं है या फिर गलत लिख गया हो सीट में। ठीक है, हम इसको Q ले लेते हैं, हो सकता है यहाँ पर Q हो। ठीक है, तो पहले ऑप्शन में लिखा गया कि Q के कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा कहीं पर वो Q के कारण है। दूसरे ऑप्शन में सिर्फ धन आवेश के कारण है। तीसरे ऑप्शन में है सभी आवेश के कारण है और चौथे ऑप्शन में है प्लस Q1 और माइनस Q1 आवेश के कारण। तो प्यारे बच्चों, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो सभी आवेश के कारण होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सभी आवेश के कारण, इसको याद रखना है। अगर हम गॉस के रूल की बात करें तो अगर हम किसी क्लोज सरफेस से गुजरने वाले फ्लक्स की बात करें तो प्यारे बच्चों हम उसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है, जो कि Q इनसाइड अपान एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है। यहां पर प्यारे बच्चों एक चीज देखिएगा, ये जो चार्ज है ये तो सरफेस के अंदर का लिया जाता है, यानी जो क्लोज सरफेस है उसके अंदर का। लेकिन जो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है प्यारे बच्चों, यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो अंदर या बाहर जितने भी आवेश हैं उन सभी के कारण होती है। इसको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो सभी आवेश के कारण होती है। तो प्यारे बच्चों, अभी हमने 5 क्वेश्चन सॉल्व किए, 5 नहीं 6 क्वेश्चन सॉल्व किए, क्योंकि एक नीट का हमने 7वां क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया पिछले क्वेश्चन के साथ। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमने 6 क्वेश्चन सॉल्व किए। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, अभी हम इतना ही रहने देते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को शेयर भी करेंगे। थैंक्स प्यारे बच्चों।